नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जाने से पहले अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं तो जाइए ना राज की कहानियाँ में। उसमें भी मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ डाल चुका हूँ, तो एक बार उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिए। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करें आज की कहानी। बात 2010 की थी। मेरा नाम अक्षय है और मैं मूलतः उत्तर प्रदेश बनारस का रहने वाला। हरियाणा के शहर में मैं आया था एक जोग नौकरी के लिए, लेकिन जोग नौकरी तो मिली नहीं। हाँ, मैं ऑटो चालक बन गया था। अब पेट चलाने के लिए कोई काम तो करना ही पड़ेगा। मेरे परिवार गरीबी में जी रहा था और मैं अब ऑटो के माध्यम से अपना परिवार का पेट भर रहा था। लेकिन मेरी उम्मीदें ऑटो चलाने की नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन तकदीर का मारा हुआ था। सही वक्त सही समय का मुझे इंतजार था, लेकिन वो समय कब आएगा ये मुझे नहीं पता था। फिलहाल मैं ऑटो चलाने का काम कर रहा था और वो सर्दी भरी रात थी दिसंबर की। जहाँ तक मुझे याद है ना, उस रात बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाएं ऐसी थी जो रही थी। लेकिन मैं अपना परिवार का पेट चलाने के लिए घर में तो नहीं बैठ सकता था ना। मैं अपने काम में जुटा हुआ था। मैं एक सवारी लेकर के एक हॉस्पिटल में पहुंचा था। तब रात का करीब 11 बज रहा था। सवारी तो उतर गई, लेकिन मुझे अब अगली सवारी का इंतजार था। अब मुझे पता है कि यह हॉस्पिटल है। अब यहाँ पर सवारी आती रहती है, जाती रहती है, तो कोई ना कोई सवारी मुझे जरूर मिल जाएगी। मुझे थोड़ा देर इंतजार करना चाहिए। और हॉस्पिटल के दूसरी साइड बीच में अब एक तरह से बाउंड्री था और मैं दूसरी साइड में अब अपना ऑटो रिक्शा लगा करके एक चाय की दुकान जो दूसरी साइड में थी, अब जो ठेली पर लगा रखा था और थोड़ा बहुत वहाँ पर झोपड़ी जैसा बना रखा था जिससे ठंड से गुजारा हो सके। अब मैं वहीं पर बैठा और चाय का मज़ा ले रहा था और ग्राहक का इंतज़ार भी कर रहा था। लेकिन आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता, लेकिन अभी तक मुझे कोई हॉस्पिटल से आते हुए नज़र नहीं आ रहा था। और जो भी आ रहा था उनका अपना साधन खुद का था। मैं सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। आज तो मेरी इतनी कमाई भी नहीं हुई थी, तो क्या करें, इंतज़ार करें या फिर किसी और जगह पर चला जाए जहाँ सवारी मिलने का चांसेस होती है। तब तक मेरी चाय का कप खाली हो चुका था। अब मैं चाय वाले को पैसा दे करके अब बस उठने ही वाला था। और तभी मुझे हॉस्पिटल के दूसरी तरफ से एक लड़की आती हुई, जवान लड़की दिखाई दी, जो इधर उधर देखती हुई न जाने किसको ढूंढ रही थी और हमारे रिक्शे की तरफ आ गई थी। अब शायद उसको रिक्शा की ज़रूरत था और तब तक मैं चाय वाले का हिसाब किताब कर दिया था। आज जब तक मैं आता ना तब तक वो लड़की मेरे ऑटो रिक्शा के पास आकर के खड़ी हो गई और शायद देख रही थी कि इसका ड्राइवर कहाँ है। मैं जल्दी से एक तरह से ऑटो रिक्शा के पास पहुंच गया और उस लड़की को सामने जाके खड़ा हो गया। अब बोल पड़ा कि जी मैडम, मैं हाजिर हूं, बताइए कहाँ जाना है। लड़की मुझे घूर करके देखना शुरू किया, जैसे मैं इस ग्रह का प्राणी नहीं हूं। पैर से लेकर के सर तक देखना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसका जो देखने का तरीका था ना, मुझे पसंद नहीं आया। खैर, मेरे लिए तो ग्राहक थी और ग्राहक का मैं तो बहुत इज्जत करता था। और तब वो कहने लगी, तुम्हारा ऑटो है? यानी कि जी मैम, मेरा ही है, बैठिए, कहाँ चलना है, मैं आपको बिल्कुल पहुंचा दूंगा। और तब वो पिछली सीट पर आकर के बैठ गई और कहने लगी, चलो। अब मैं ऑटो तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन
अब उसने बताया नहीं कि जाना कहाँ पर है। मैं अब उसकी तरफ मुड़ कर देखा। अब बड़ा इज्जत सम्मान से बोला कि जी मैम, कहाँ जाना है आपको? आपने जगह का नाम तो बताया ही नहीं। तब लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे चलो ना, इसी रोड पर सीधा चलते रहो, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। अब मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं अब सीधा रोड पर चल रहा था। अब मेरा काम था अब ग्राहकों का उनका मंजिल तक पहुंचाना, यही तो मेरा पेशा था। अब अपना काम को बखूबी करते हुए अब मैं उसी रोड पर चलता जा रहा था। और वो लड़की जैसे पिछली सीट पर बैठ करके आंखें बंद कर लिया हो, जैसे वो सो चुकी हो। मैं उसे बात करने का अब एक तरह से मन हो चुका था। अब मैंने अब आवाज़ दिया कि मैडम, आपने कॉलोनी वगैरह का नाम नहीं बताया कि जाना कहाँ पर है। लग रहा है कि आप सो रही हैं। अगर मैं आगे निकल गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, तो आप जगह का नाम बता देती तो मेरे लिए अच्छा होता ना। तब वो लड़की कहने की, नहीं नहीं, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं जगी हुई हूँ, आप चलते रहो, और जहाँ मुड़ना होगा मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। मैं भला इतने में कहाँ चुप रहने वाला था। मैंने कहा कि मैडम, आप अकेले हो, जवान हो, सुंदर हो, इस हॉस्पिटल में कोई आपका रिश्तेदार भर्ती है क्या? लड़की कुछ देर तक तो चुप्पी छाई रही। अब फिर बोली, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, मेरा एक दूर का रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको मैं देखने के लिए आती हूँ। अब तो हो गया ना, अब तो चलो। मैं अब क्या बोलूँ, मैं अपना मुंह बंद रख लिया। मुझे लगा कि ये लड़की ज़्यादा बातचीत करने वाली नहीं है। हाँ, मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, उसके बताए हुए रास्ते पर। अब वाकई में उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो मैं देख रहा था कि वो रास्ता को पूरा ध्यान रख रही थी, कहाँ कहाँ से मुड़ना है। आखिरकार अब करीब पौन घंटे के बाद में अब एक कॉलोनी के एक घर के पास अब आकर के बोली कि बस रोक दो, मेरा घर आ गया है। मैं ऑटो रिक्शा रोक दिया था। मेरे से पूछी, पैसा कितना देना है? मैं मीटर की तरफ देखने लगा और तब तक बोली, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं अब तुम्हें घर में पैसा दूंगी, मेरे पास यहाँ पर नकदी पैसा नहीं है। मैं जान गया था कि पैसा कितना लेना है, मीटर देख चुका था। मैं अब क्या करूं? जब तक मैं कुछ सोचता विचारता और तब तक वो कमरे का दरवाज़ा खोल करके अंदर चली गई थी। मैं गेट पर खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन वो पलट के नहीं आई। मुझे अब आवाज़ देना पड़ा कि मैडम जी, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अब यहाँ से आगे निकल जाऊँ। तब उसने आवाज़ दे के, अरे अंदर तो आ जाओ, बाहर सर्दी बहुत है, ठंड लग जाएगी, अपने आप को बचाओ। ना चाहते हुए अब मैं उस आवाज़ की तरफ चल दिया जो अंदर की तरफ से आ रही थी, उस लड़की की। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैं देखा एक कमरे में वो पलंग पर बैठी हुई थी और सामने की तरफ कुछ देख रही थी। मैं तो उस दरवाजे पर पहुंच गया। अब मैं कहने लगा कि जी मैम, मैं अब आ गया हूं, अब मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, अब मैं अपने काम पर निकलूं। तब कहने लगी, अरे दोस्त अंदर आ जाओ, ठंड काफ़ी है, तुम इतने ठंड में क्यों काम करते हो? देखो सर्दी के मारे बुरा हाल हो चुका है, कुछ अपने शरीर पर ध्यान दिया करो, अंदर आ जाओ। मैं अब कुछ बोल ही नहीं पाया कि इसके दिल में, इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन एक नज़र से मैं जो देखा था, मुझे नहीं लगा कि ऐसी वैसी लड़की है, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ और मैं तो पहचान जाता हूँ कौन सी सवारी कैसी है। थोड़ा बहुत तो मुझे अब ज्ञान हो जाता था, लेकिन इस लड़की को देख करके मुझे जरा भी नहीं लगा ना कि इस लड़की के दिल में कोई पाप है, मेरे प्रति कोई ऐसा आकर्षण है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं निर्भीक था। अब मैं अंदर चला गया, स्टूल पर बैठ गया। अब वाकई में उस घर में गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिससे कोई गर्मी पैदा हो। अब बाहर वाकई में शीतलहर चल रही थी। और तब वो पलंग से मुस्कुराती हुए उठी और अपना थैले में से कुछ निकालने की कोशिश करने लगी। और जब वो निकाली ना, तो मैं अब उसकी तरफ देख रहा था। कुछ पैसे थे,
और वो पैसे मुझे पकड़ा दिया कि लो तुम्हारा किराया से ज़्यादा ही है, लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़ा देर अभी रुक जाओ और थोड़ा मौसम सही हो जाने दो। देखो धुंध भी बाहर काफ़ी है और नौजवान लड़के हो, अगर ठंड लग गई ना तकलीफ में आ जाओगे। करते क्या हो इसके अलावा? सिर्फ ऑटो चलाते हो कि और भी परिवार में कोई काम वाम करता है? अब वो मेरे बारे में अब एक तरह से जानकारी लेना शुरू किया और तब मैं अपने बारे में बताता चला गया कि जी मैं अब दूसरे शहर का हूँ और यहाँ तो मैं कोई अच्छी नौकरी के लिए आया था, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली, तो पेट चलाने के लिए अपने परिवार का ऑटो रिक्शा का सहारा लेना पड़ा और तब से मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक मेरा समय भाग्य अभी तक बदला नहीं है। मैं ऑटो रिक्शा चलाना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो एक अच्छी सी नौकरी करनी है और इसी लालच में इस शहर में आया था। देखते हैं कब तक मेरा भाग्य बदलता है, कब मुझे वो नौकरी मिलेगी जिसके लिए मैं इस शहर में अब इतना परिश्रम कर रहा हूँ। लड़की मेरी बात पर थोड़ा एकदम अवाक हो गई थी, एकदम आश्चर्य से मेरी तरफ देख रही थी और कहने लगी कि तुम अब इस जगह का रहने वाले नहीं हो, दूर का रहने वाले हो। मैंने बताया कि हाँ बहुत दूर है, बनारस अपना जगह का घर का नाम बताया कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तब मेरे से बड़ा इम्प्रेस हो गई थी और कहने लगी कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम कर रहे हो ना, काम में कोई बुराई तो नहीं है ना, किसी अब चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हो ना किसी की, अपना काम बहुत बढ़िया होता है, चाहे थोड़ा कम पैसे मिले लेकिन है तो अपना काम ना। अब इसके बाद उस तरह से बातचीत शुरू हो गई थी, फिर काफ़ी देर तक हम बैठे रह गए थे, लेकिन एक बार भी उस लड़की ने मुझे पूछा तक नहीं कि आप पानी पियोगे या चाय पियोगे। या तो उस घर में अब ये सब का प्रबंध नहीं था या फिर वो आलकस थी। वो अब मुझे ऐसा ही लगा था। आपका जब 1 घंटा के आसपास बीत चुका था ना, तब मैं उससे विदा लिया कि अब मुझे चलना चाहिए। अगर मैं आराम करता रहूँगा ना तो मैं पैसा कैसे कमा पाऊँगा। मेरे को परिवार वालों को हर महीना खर्चा भेजना पड़ता है, ऑटो रिक्शा का किराया है और यहाँ पर जिस घर में रहता हूँ उसका भी किराया है। तब वो लड़की कहने लगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत ज़रूर मदद करूँगी। और सुनो, जाते जाते वो बोली अगर तुम कल उसी हॉस्पिटल में मिल जाओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और फिर हम अब इस जगह पर आ जाएंगे। अब एक तरह से तुम्हारी मैं बंधी हुई सवारी हो जाऊंगी रोज रात का। और हमारा रिश्तेदार अब उसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है जिसको मैं देखने के लिए शाम के जाती हूँ और उसी वक्त के आसपास में लौटती हूँ। तो क्या कल तुम फिर मिलोगे? अब पैसा तो मुझे ज़्यादा ही मिल चुका था, लालच मन में आ चुकी थी। अब मैं बोला कि जी मैं कोशिश करूँगा कि उस एरिया में रहा तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, आप ज़रूर मेरा इंतज़ार करना। मेरे दिल में अभी भी ऐसी कोई बात नहीं थी। एक सवारी की तरह मैं उसको अब ट्रीट कर रहा था जैसे मेरी बहुमूल्य सवारी हो, जो मैं ऐसे ही सवारी के साथ इज्जत देता था। मेरे अब मन में ऐसा कोई बुरा विचार भी नहीं था उस लड़की के प्रति में, एक आदर से था। इसके बाद मैं ऑटो रिक्शा लेकर के अपना चल दिया था। मैं अब आधे रास्ते तक उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि ये लड़की अकेले घर में रहती है और हॉस्पिटल में शायद इसका कोई अब है ऐसा कि जो एडमिट है वहाँ पर रोज़ मिलने के लिए जाती है, शायद ये परेशान है। तभी तो मुझे ना पानी के लिए पूछा ना चाय के लिए पूछा। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है। अब दूसरी शाम को मैं उसी एरिया में था। अब वाकई में काम बहुत कम हो चुका था। ठंडी के टाइम में बहुत मुश्किल से सवारी मिला करती थी। अब लोग बाग ज़्यादातर ठंड में अब टैक्सी का कैब वगैरह का इस्तेमाल करते थे और ऑटो रिक्शा में भला कौन बैठता है। जो बहुत कम लोग थे ऑटो रिक्शा में बैठने वाले, और काम भी कम होने के कारण जब देखा कि हाँ अब 11 के आसपास का 10:30 का टाइम हो गया है, तो मैं सोचा कि सवारी तो मिल नहीं रही है, चलो हॉस्पिटल के पास ही चलते हैं, शायद वो लड़की मुझे मिल जाए और एक कुछ पैसा हमें अब मिल जाए कमाई का। यही सोच करके मैं अब चल पड़ा था।
वहाँ पर उसी दुकान पर मैं चाय की दुकान पर रुका। वाकई में आज भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आज तो बहुत काम मेरा मंदा था। अब मैं वहीं चाय पीता रहा और उस लड़की के इंतजार करता रहा। उस चाय वाले के पास बैठा मैं चाय पीता रहा, बातचीत करता रहा। एक तरह से उसे मैं दोस्ती कर लिया था। आखिरकार मैं अभी चाय पूरा ख़त्म भी नहीं किया था और तभी वो वही लड़की उसी ड्रेस में, उसी कपड़ा, वही सब कुछ रोड पार करती हुई मेरे ऑटो के आसपास आकर के देखने लगी। हठात मेरी नज़र पड़ी उस पर और मैं एकदम चौंक गया। मैं चाय वाला को पैसा पकड़ाया, भैया मेरी सवारी आ गई है, मैं तो अब चला। जिसके मैं इंतज़ार कर रहा था वो लड़की आ चुकी है। चाय वाला हैरानी से देखने लगा था। अरे भैया चाय तो पी लो, कहाँ है सवारी तुम्हारी? मुझे तो नज़र नहीं आई। मैंने बोला, अरे भैया मेरे ऑटो रिक्शा के पास में खड़ी है, क्या अब इतना अंधेरा तो नहीं हुआ है? इस जगह पर रोशनी तो है और तुम्हें नज़र नहीं आ रही है? अब वो आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा था। मुझे लगा कि वो शायद मजाक कर रहा है। मैं जल्दी से चाय का अब आखिरी घूंट भरा, गिलास रखा और पैसा उसको मैं दे चुका था। अब एक तरह से दौड़ता हुआ ऑटो रिक्शा के पास पहुंचा। वो मुझे ही देख रही थी। आज जैसे ही मुझे देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी और कहने लगी कि चलो मैं आ गई हूँ अब। और इसके बाद वो सीट पर बैठ चुकी थी। अब मैं बिना देरी किए हुए ऑटो रिक्शा को स्टार्ट कर दिया था। अब मैं देख रहा था जाते जाते भी वो चाय वाला भैया मुझे अभी भी मेरी तरफ देख रहा था। अपनी बड़ी बड़ी आंखें को फाड़े हुए दिख रहा था। ऐसा क्यों घूर रहा था मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं उस जगह से हम निकल चुका था। पीछे लड़की बैठी हुई थी और आज बिल्कुल शांत थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तभी मैं बोलना शुरू किया कि मैडम जी आपके वो रिश्तेदार कैसे हैं, कैसी तबीयत है आपकी उनकी? अब वो लड़की अपनी खामोशी तोड़ी और कहने लगी अभी उनमें बहुत टाइम लगेगा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। मैं बोला कि बीमारी क्या है? तब वो कुछ नहीं बोली। मुझे लगा कि अब इतना मुझे ज़्यादा पूछना ठीक नहीं है। अब मैं उसी रास्ते पर, कल वाले रास्ते पर अब चलने लगा था। आखिरकार मैं पौन घंटा का सफ़र करके और उसी घर में आ गया था। गेट के बाहर लड़की आज थोड़ा सा सुस्त दिख रही थी। अब उसके शरीर में कल वाली तेजी नहीं थी। आराम से उतरी और फिर मुझे इशारा किया कि अंदर आ जाओ और मैं पीछे पीछे चल पड़ा। मुझे पता था कि अंदर वो कुछ देर मेरे से बातचीत करेगी, लेकिन आज ऐसा उसने नहीं किया। आपने अब जो भी बटुआ वगैरह था उसमें से पैसे निकाले और पैसा कल जैसा ही था, मतलब किराए से दुगना। मुझे पैसा पकड़ा दिया और फिर बोलने लगी कि आप जाओ, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उसका आज का रवैया देख करके बड़ा हैरान था कि ना तो आज उसने मुझे बैठने के लिए कहा, ना कोई बातचीत का सिलसिला शुरू किया, जबकि ठंडी आज भी कल से ज़्यादा थी। शीतलहर पड़ रही थी। अब मैं मुड़ तो गया। अब मन में सोच रहा था कि आज ये लड़की आज बेरुखी व्यवहार क्यों कर रही है। खैर मुझे अब मन में सोचने लगा कि ग्राहक है, अब मुझे इससे ज़्यादा बातचीत करना ठीक भी नहीं है। कहीं नाराज हो गई तो फिर शायद कल अब मेरे ऑटो रिक्शा में ना बैठे। एक डर था। मैं चलने लगा और तभी वो पीछे से मेरे को आवाज़ दी, अरे सुनो सुनो। मैं मुड़ा, बोला अंदर आ जाओ, अभी देखो बाहर में शीतलहर चल रही है, थोड़ी देर आराम कर लो अब फिर चले जाना। मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। अब मैं उसी स्टूल पर जा कर के बैठ गया जहाँ कल बैठा था। और तब वो अपनी पलंग से उठी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म चीज़ बना के ले आता हूँ, लाती हूँ। अब बिना कुछ अब मेरे से अब कुछ भी अब इसके अलावा कुछ नहीं बोली, सीधा अब कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं उस कमरे में अकेले रह गया था। रोशनी थी उसमें। अब मैं देखना शुरू किया कमरे के हालात। देखने में अब ज़्यादा अच्छा तो नहीं था। पुराना घर दिख रहा था,
हर चीज़ वहाँ पर पुराना ही पड़ा था। कोई ऐसा नया चीज़ मुझे वहाँ पर दिखा नहीं। मुझे अब यही लग रहा था कि ये भी ज़्यादा अब ऐसा पैसे वाली नहीं है, लेकिन मुझे पैसा डबल दे रही थी। और इसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, अब इसके परिवार में और कौन कौन है, क्योंकि इस घर में कोई अब इसके अलावा तो कोई दिखाई नहीं देता। हॉस्पिटल में कौन भर्ती है इसका, अब मुझे ये भी उसने बताई नहीं थी। अब मैं इतना ही सोच रहा था, तब तक लड़की अब कुछ अपने हाथों में लेकर के आ गई। मैं देखा चाय ही था, शायद अपने लिए भी लेके आई थी। 2 कप था, हाँ 1 कप मुझे हाथों में पकड़ा दिया। देखो ज़्यादा गर्म है, आराम से पीना। वाकई में वो चाय और जो कप था काफ़ी गर्म था। मैं आराम आराम से चाय का घूंट लेने लगा और चाय में बड़ा अजीब सा स्वाद था। ऐसा चाय मुझे याद नहीं कि कभी पिया था। मैं चाय की तारीफ़ करने लगा कि देखिए मैडम जी, आप तो बहुत बढ़िया चाय बनाती हो, ऐसा चाय तो मैंने कभी पिया नहीं है। और तब उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। क्या वाकई मैं इतनी अच्छी चाय बनाई हूँ? मैंने बोला जी मैम। इसके बाद बातों का फिर सिलसिला शुरू हो गया। वो फिर मुझसे पूछने लगी कि आज कमाई हुई कि नहीं हुई तुम्हारी। मैंने बोला कहाँ मैडम, सर्दी का देख रहे हैं मौसम चल रहा है, अब ऑटो रिक्शा में बहुत कम लोग बैठते हैं, ज़्यादातर अपना कैब में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, कमाई कहाँ हो पा रहा है। हाँ गर्मी में कुछ अच्छा कमा लेता था, लेकिन जब से सर्दी स्टार्ट हुई है ना, अब तब से कमाई ख़त्म ही हो गई है। अब तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अगले महीने मैं अपने परिवार वालों को कैसे पैसा भेजूँगा, घर का खर्चा कैसे उठाऊँगा, ऑटो रिक्शा का किराया भी देना है। अब मैं यही सोच के पागल हुआ पड़ा हूँ कि मैं कैसे सब इंतज़ाम करूँगा। और तब उसके चेहरे पर चमक आ गई। कहने लगे अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, अब बेफिक्र हो जाओ मेरे रहते हुए। और एक तरह से अपनापन दिखाने लगे और मेरे पास अब बिल्कुल सट करके, मेरा जो स्टूल था उसी पलंग के पास में था, अब मेरे नज़दीक खिसक के आ गई थी। अब वो मेरे सर पर हाथ फेरने लगे। मैं सब अचानक हुआ, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अचानक इस लड़की के दिमाग में क्या आ गया, मेरे बालों से क्यों खेलने लगी, इसके इरादा क्या है। मैं जब तक समझ पाता ना, तब तक तो देर हो चुकी थी। ना जाने मेरे साथ में और ऐसा कौन सा जादू हुआ कि मैं अपने आप को भूलता चला गया था, जैसे मुझे कुछ भी याद नहीं हो, लेकिन सब कुछ मेरे आंखों के सामने चल रहा था। वो लड़की मुझसे प्यार कर रही थी और कह रही थी कि देखो तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा खर्चा होगा सब कुछ मैं दूंगी, बस तुम मुझे ख्याल रखना और तुम वक्त पर हॉस्पिटल पर आ जाना, इसके बाद हम लोग इस घर में रहा करेंगे। अब यही तुम्हारा काम है, अब तुम्हें ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोशिश मत करना, जो तुमने कमा लिया अच्छी बात है, बाकी मैं सब कुछ पूरा कर दूंगी। मैं सब जैसे लग रहा था कि सपना चल रहा हो, सपने में सब कुछ आवाज़ आ रही हो, सपने में सब कुछ हो रहा हो, मुझे तो यही लग रहा था। बस कब मेरे साथ में सब कुछ हुआ मुझे कुछ भी, अब पता तो सब कुछ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ख्वाब में हो रहा है। आखिरकार हम अब उसी लड़की के साथ रात बिताए और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। जब आँख खुली ना, तो वो घर तो जरूर था, वो पलंग तो जरूर था, लेकिन लड़की नहीं थी। सुबह हो चुकी थी। अब वाकई में अब मैं समय देखा तो मुझे लगा कि अब इस जगह से चलना चाहिए, लेकिन लड़की से मिलना जरूरी था। अब इसके बाद मैं पूरे घर में अब ढूंढना शुरू कर दिया, आवाज़ देना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़की जैसे गायब हो चुकी हो। आखिर थक हार करके मुझे उस घर से बाहर निकलना पड़ा। मुझे लगा कि कहीं किसी काम से बाहर चली गई हो। अब वाकई में दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मुझे यही अनुमान लगा कि ज़रूर किसी काम से बाहर निकल गई होगी और मुझे जगाए तक नहीं। मैं अपना ऑटो रिक्शा अब स्टार्ट करके चल पड़ा था। अब तो मैं बहुत खुश था।
मुझे लगा कि मैं अब इस लड़की से दोस्ती कर लिया हूँ और लड़की भी मुझे अब अच्छी लग गई और लड़की मेरा मदद भी कर रही है। अब इसके बाद मैं अपने कमरे पे आ गया और सारा दिन सोता रहा। शरीर में ना जाने कितनी थकावट जैसी आ चुकी थी। आखिरकार जब मेरी आंख खुली ना तो शाम हो चुकी थी और तब मैं जल्दी से उठकर तैयार हुआ और फिर अपना ऑटो रिक्शा लेकर के अब रोड पर निकल चुका था। लेकिन वही था, सर्दी का टाइम में ग्राहक कम ही मिलते थे। अब एक दो सवारी जरूर मिला, लेकिन जितनी कमाई के मैं सोचा था वो बात नहीं बन पा रही थी। और आखिरकार 11 बजे के आसपास मैं उसी एरिया में, उसी हॉस्पिटल के पास, उसी चाय वाला भैया की दुकान के पास ऑटो रिक्शा खड़ा कर दिया था और उसी चाय दुकान पर पहुंच गया और चाय का ऑर्डर दे करके अब मैं उससे बातचीत करने लगा। वो तो मुझे पहचान चुका था। अब कहने लगा कि भैया तुम बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, चौंकते हुए, कि ऐसा कौन सा मजाक की बात कर रहे हो? मैं तो मजाक आपसे क्यों भला करूंगा। तब वो हंसते हुए कहने लगा, तुम कल मुझे मजाक ही करके तो गए थे कि सवारी आ गई, सवारी आ गई। कहाँ सवारी थी भैया? मैं तो देखा आपका ऑटो रिक्शा पूरा खाली था। अब ऐसी खाली रिक्शा को आप दौड़ाते हुए चले गए थे। मुझे उसकी बात को बड़ा आश्चर्य लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं अब समझ गया कि ये मजाकिया इंसान है, इसका मजाक करना आदत है। अब मैं सोचा कि चलो मैं भी मजाक करता हूँ और मैं भी कहने लगा, भैया अब मैं मजाक तो आपसे कर नहीं रहा था। उसमें एक सुंदर सी लड़की थी, शायद आप देख नहीं पाए थे। तब वो कहने लगा कि भैया मैं देखा नहीं था, वाकई में आप जो मजाक करते हो ना बड़ा अच्छा लगा। मैं तो एक पल के लिए हैरान हो गया था। मैं डर सा गया था कि किस सवारी की बात करते हो। तब मुझे लगा कि आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो। वाकई में उससे बात करने में बड़ा मुझे आनंद आ रहा था। चाय पीता जा रहा था और तभी वही लड़की हॉस्पिटल से निकलती हुई नजर आई। जैसे मैंने उस लड़की को देखा तब चाय वाले भैया को बोला कि देखो वो लड़की क्या तुम्हें नजर आ रही है? अब चाय वाला घूर करके अब मेरी उंगली के इशारे की तरफ देखने लगा। कहने लगा, भैया नहीं, मुझे तो वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। किस लड़की की बात कर रहे हो? तब मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत ही मजाक किया हो। अरे इतनी लंबी चौड़ी लड़की तुम्हें नज़र नहीं आ रही भैया? कैसी बात कर रहे हो? इसी लड़की को तो मैं कल लेके गया था। यह अब मेरी परमानेंट एक तरह से सवारी हो चुकी है। देखो अभी भी आ रही है। मैं जल्दी से चाय पीता हूँ, आइए पकड़ो अपना पैसा। और वाकई में चाय वाला बहुत हैरान रह गया था। जैसे उसको लड़की नज़र नहीं आई। तब तक वही सवारी, वही मेरी दोस्त ऑटो रिक्शा के पास जा कर के, जैसे अब पता था कि मेरा ही रिक्शा है, अंदर बैठ गई थी। जल्दी से मैं चाय का कप ख़त्म किया और सीधा अब मैं ऑटो रिक्शा में आ चुका था। अब मैं देखा कि ऑटो जब मैं चलाने लगा अब वो चाय वाला भैया अब उठ करके घूर घूर के ऑटो की तरफ देख रहा था। मुझे बड़ा हैरानी हो रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है, या जानबूझ करके उसको दिखाई नहीं दे रहा, या फिर मेरे साथ में कोई गेम खेल रहा है। मैं अब बस यही समझा था। अब फिर मैं अपना सवारी को लेकर के चल पड़ा था। घर में आ गया। अब तो लड़की मेरी दोस्त बन चुकी थी। अब तो मेरी मदद कर रही थी सब कुछ। अब उसमें जैसे मेरा एतबार हो चुका था। अब फिर वही सिलसिला आज भी, लेकिन आज मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे थे। मैं पूछा था कि आप इस घर में अकेले क्यों रहती हो और आप सुबह कहाँ चली गई थी? लड़की कहने लगी कुछ ज़रूरी काम से पड़ोस के घर में जाना पड़ा था, इसलिए मैं आपको जगा ही नहीं। और मेरा इस घर में अभी कोई नहीं है। मेरा जो रिश्तेदार हैं अब एक तरह से बाहर गए हुए हैं। मैं पूछा वो हॉस्पिटल में कौन है? तब वो कहने लगी मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और मैं उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। एक आध घंटा मैं उनके साथ बैठती हूँ, बातचीत करती हूँ। अब मुझे भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। अब इस तरह के सवाल जवाब हम आपस में करते जा रहे थे।
रात निकलती जा रही थी और फिर मुझे अब उसी पलंग पर लड़की के साथ सोया हुआ और कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और वाकई में जब मेरी आँख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। अब मैं जब उठा तो कल की तरह लड़की नजर नहीं आई। मैं अब समझ गया कि लड़की जरूर पड़ोस में किसी काम से गई होगी। अब फिर मैं अपना ऑटो स्टार्ट किया और चल पड़ा अपना घर की तरफ। अब कल की तरफ मैं बहुत थका हुआ था, ना जाने ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा था। घर पहुंचा और फिर मैं अपने बिस्तर में समा गया था। शाम को जैसे ही मेरी आंख खुली तो कल का वक्त हो चुका था। जल्दी जल्दी मैं तैयार होकर के अपने काम पर निकला और निश्चित टाइम पर मैं उसी चाय वाले के पास पहुंच गया था। आज मैं जल्दी थोड़ा पहुंच गया था और चाय वाले से मैं बातचीत करने लगा। वो चाय वाला मुझे देख करके मुस्कुराया और कहने लगे, भैया बड़े ही मजाकिया आदमी हो। कल भी आप मेरे साथ में मजाक किया, मुझे डराने की कोशिश किया। मैं भैया भूत प्रेत से डरता नहीं हूं। आज आप दिखाना उस लड़की को, मैं उसको पास में जाकर के देखूंगा। शायद मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। और फिर वो हो करके हंसने लगा। मैं समझ गया ये मजाकिया आदमी है, खैर हमें इससे क्या करना है। चाय पीने लगा, समय काट रहा था और आखिरकार निश्चित टाइम पर वो लड़की फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। और जैसे जैसे बाहर आ रही थी अब मेरी आंखें उसके पीछा कर रही थी। जब वो मेरे ऑटो रिक्शा के पास में आई ना तो मैं आज चाय वाले को कुछ नहीं बोला। मैं अपना चाय का कप रखा, पैसा उसको दिया और बोला, भैया मैं अब जा रहा हूं। अब वो चौंकते कहने लगा कि आज आपकी सवारी आई नहीं क्या? मेरे मुंह से निकला कि हाँ आ गई है, ऑटो रिक्शा में बैठ गई है। आके देखना है ना तो आकर के देख लो। अब मैं ऑटो रिक्शा में चल पड़ा था। मैं अपना सवारी को लेकर के अब मैं उसी घर में, अब रोज की तरह रात हम वहीं बिता रहे थे। और सुबह में जब मेरी आंख खुली ना तो इस बार मेरे बिस्तर पर बहुत सारा रुपया मुझे मिला। और वहाँ पर एक चिट्ठी भी लिखी हुई थी कि ये सब रुपया है, अपने गांव भेज दो, अपने परिवार को भेज दो और जो भी अपना खर्चा वर्चा है अब इससे अपना चलाना। अब मैं तुम्हें अब मिलूंगी नहीं, अब मेरी इंतजार मत करना। मैं जब चिट्ठी पढ़ा, उन रुपये को देखा और मैं हैरान रह गया था। सुबह का वक्त हो चुका था। अब मैं सारा रुपया इकट्ठा किया और फिर मैं उस चिट्ठी को लिया, अपने रिक्शे पर चल दिया। मैं सोचने लगा कि मैं उस लड़की को शायद नाराज कर दिया हूँ और इसीलिए शायद वो मुझसे अब कन्नी काट गई है। अब इसीलिए वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है। ना जाने ऐसा मैं कब उसके साथ में कोई गुस्ताखी कर दिया। मैं अंदर ही अंदर डरा हुआ था। अच्छा भला मेरा काम चल रहा था और देखो आज कितना पैसा उस लड़की ने दिया। जो भी उसने अब एक तरह से बोली थी वो सब कुछ पूरा कर दिया था। तो ये मुझसे नाराज क्यों है? लेकिन मैं जानता था कि इस लड़की को मैं मना लूँगा। फिर मैं आज अब उसी वक्त में हॉस्पिटल में जाऊँगा, इंतज़ार करूँगा। अगर वो नाराज भी होगी तो मैं उसको मना लूँगा। और मैं अब खुश था, पैसा बहुत आ चुका था। फिर मैं अपने कमरे पर गया, लेकिन रोज़ की तरह मैं थका हुआ था और फिर मैं सारा दिन सोता रहा। शाम के वक्त में उठा और फिर अपना काम धाम फारिग करके ऑटो रिक्शा लेकर के चल पड़ा था। और तय वक्त से पहले मैं उस जगह पर पहुंच गया था। अब उस चाय वाले के पास बैठा और मैं बातचीत शुरू कर दिया था। अब मैं अपनी दोस्त के बारे में उस चाय वाला को बता रहा था कि भाई तुम मेरे साथ में मजाक करते हो या क्या करते हो? अब इतनी लंबी चौड़ी लड़की तुम्हें दिखाई नहीं देती। और तब वो चाय वाला भैया कहने लगा कि नहीं भाई, आप मेरे साथ में मजाक करते हो, मुझे डराने की कोशिश करते हो और मैं वाकई डर जाता हूँ आपकी बातचीत से। अब वहाँ पर एक थर्ड पर्सन भी बैठा हुआ था। थर्ड पर्सन अब शायद मैं उसको पहली बार देखा था और उस जगह पर बैठा हुआ अब शायद उसका कोई भी
अब शायद हॉस्पिटल में भर्ती होगा, चाय पीने के लिए आया था। उस वक्त में वो हमारी बातचीत को सुन रहा था। और जैसे जैसे हम लोग बातचीत ख़त्म कर रहे थे, अब लड़की का आने का टाइम हो गया था। और वो जो शख्स था जो चाय पी रहा था, अब मेरे से बातचीत करने लगा कि किस विषय पर बातचीत हो रही है आप लोगों की। मैंने अब एक तरह से अब चाय वाले को इंगित करके समझाना शुरू किया कि भैया एक मेरी सवारी आती है 11 बजे के आसपास, उसका कोई अब इस हॉस्पिटल में भर्ती है। अब 11 बजे उस सवारी को मैं ले करके जाता हूँ और इस चाय वाले भैया को वो लड़की नज़र नहीं आती है। अब मैं सब कुछ बताने लगा और चाय वाला अब बोल रहा था भैया वाकई में मुझे वो लड़की नज़र नहीं आती जिसके बारे में ये बात करते हैं। वो थर्ड पर्सन व्यक्ति जो था देखने में 40-45 साल का था और हमारी बातें सुन कर के वो चौंक सा गया था। अब फिर वो लड़की आती हुई दिखाई दी। जैसे ही लड़की अब हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकली, तब वो इंसान अब शायद वो देख लिया था, कहने लगा कि तुम इसी लड़की की बात कर रहे हो क्या? मैंने बोला हाँ, यही तो मेरा रोज का ग्राहक है। अब तो जैसे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। कहने लगा कि भैया अभी तक जिंदा कैसे हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया, मुझे उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। मैं बोला क्या बात कर रहे हो आप? ये नॉर्मल सी लड़की है, ऐसा क्या बात है इसमें? तब वो कहने लगा भैया मैं आपसे बस यही पूछ रहा हूं कि क्या इसके साथ में तुमने रातें बिताई है? आप तो जैसे मैं शांत रह गया था। मैं कहने लगा ये क्या बात कर रहे हो आप? इस लड़की के बारे में इतना सब कैसे जानते हो आप? कौन हो आप? तब वो कहने लगा कि मेरी छोड़ो, अब तुम बताओ जो मैं पूछ रहा हूं, क्या इसके साथ तुमने रातें बिताई है क्या? मैंने बोला हाँ, मेरे मुंह से निकल चुका था। तब वो कहने लगा भैया बस अपना आप सूद लो, बस कुछ दिन के मेहमान हो और इसके बाद तुम इस दुनिया को छोड़ जाओगे। और इसके बाद वो लड़की जो आधे रास्ते में अब आ चुकी थी, और जैसे उस शख्स को वहाँ बैठा देखा या ना जाने क्या हुआ, लड़की वापस हॉस्पिटल की तरफ मुड़ गई थी, या मुझे देख करके मेरे साथ में आना नहीं चाहती थी। ना जाने क्या हुआ और वो मुड़ चुकी थी। मैं तो एकदम कांप गया था उस शख्स के बात सुन करके। मैं कहने लगे आप कैसी अनाप शनाप की बात कर रहे हो? आप हो कौन? इस लड़की के बारे में ये सब कैसे जानते हो? तब वो कहने लगा कि मैं इस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैं तो आश्चर्य में हूँ कि तुम अभी तक मरे क्यों नहीं, जिंदा कैसे हो? लेकिन अपने आप को संभालो मेरे दोस्त, किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ, तुम्हारे पास वक्त की बहुत कमी है। इसके बाद वो जो बोलने वाला था, मैं अब वो सुनने के लिए व्याकुल था। वो कह रहा था कि जिस लड़की को तुम खूबसूरत इतना सब कुछ मानते हो, तुम उसके साथ में रात बिताते हो, वो लड़की तुम्हारी मदद करती है, क्या तुम्हें जानकारी भी है कि वो क्या चीज़ है? मैं तो बस सुन रहा था। फिर वो अचानक बोला वो लड़की एक चुड़ैल है, एक चुड़ैल, शक्तिशाली चुड़ैल, जो चाहे कर सकती है वो। तुम्हें तो अब पूरी तरह से बेकार कर चुकी है, तुम्हारा अंत बिल्कुल करीब है। अब अपने आप को बचाना चाहते हो ना, तो इस जगह से भाग जाओ, दूर चले जाओ, एक अच्छे तांत्रिक का सलाह लो और उससे अपनी झाड़ फूक कराओ। अगर तकदीर ने साथ दिया तो शायद तुम बच जाओ, नहीं तो मुझे नहीं लग पा रहा है कि तुम बच पाओगे। वाकई में उसकी बात में दम था, न जाने क्यों मेरा शरीर कांप रहा था। चाय वाला भैया तो जैसे उसकी बोलती बंद हो गई थी, मेरा बदन भी कांपने लगा। वो लड़की वापस क्यों लौट गई थी? मैंने बोला वो आपको जानती थी? आपको देख करके वो लड़की वापस लौट गई? तब वो कहने लगा कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से जानती है कि मैं कौन हूँ। तुम अपनी फिक्र करो
अब तुम्हारे पास वक्त की कमी है, अपने आप को बचाओ। वाकई में वो बोल करके अब फिर वो हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा था। न मेरे मुंह से आवाज़ निकल पा रहा था, न चाय वाले भैया के। जब वो हॉस्पिटल के अंदर चला गया ना, तब हम होश में आए थे। चाय वाला कह रहा था, भैया वाकई आप किसी खतरे में तो नहीं फंस गए हो। जैसे उस इंसान ने कहा, मैं सब कुछ समझ रहा था कि वो जो इंसान बोला है उसको सब कैसे पता। जरूर उस लड़की से कोई वास्ता रहा होगा और सब कुछ जानता होगा, कहीं उसकी बात सही तो नहीं। अब मुझे तो अब डर लगने लगा था। अब मैं काहे के लिए उस जगह पर रुकूं, अपना ऑटो रिक्शा लेकर के अपने घर की तरफ दौड़ाया था। सारी रात मैं सो नहीं पाया था। सुबह मैं अपने रिश्तेदार के पास उसी शहर में पहुंचा। अब पूरी बात बताई कि देखिए मेरे साथ में ऐसा हुआ है। और तब उन्होंने कहा कि डरो मत, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जो तुम्हारी मदद करेगा। और वो मेरे ऑटो रिक्शा में बैठ करके हम चल पड़े थे उसके बताए हुए रास्ते पर। घंटों का सफ़र करने के बाद हम पहुंचे। वो तांत्रिक को जानता था, बूढ़ा सा व्यक्ति था और सब कुछ बता दिया। और तब वो तांत्रिक कहने लगा, घबराओ मत, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अभी तुम्हारा इतना बुरा वक्त अभी आया नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ दिन टाइम बिताते, देर करते, तो हो सकता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। आराम से बैठो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या वो सब पैसे तुम्हारे पास में अवेलेबल है जो उस लड़की ने तुम्हें दिया है? मैंने बोला, हाँ सब कुछ है मेरे पास में। और सारा पैसे मैं अब दे चुका था, रख चुका था अब आगे की ओर। वो पैसे लेकर सूंघना शुरू किया। एक एक अब रुपये को उठाते, सूंघते और एक साइड में रख देते। अब उन रुपये में से 5 रुपये जो था ना, अलग छांट दिए थे। अब बाकी रुपये मुझे लौटा चुके थे। कहने लगे, बस इस 5 रुपये में जो कुछ है और बाकी सब कुछ सही है। अब चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और इसके बाद वो 5 जो नोट थे उसको उन्होंने अग्नि के हवाले कर दिया था। जब हवाले किया ना अग्नि के अंदर में, तब उनमें से गाढ़ा गाढ़ा सा धुआं, लाल लाल सा धुआं निकलता हुआ नजर आया था। जैसे उस नोट में, रुपए में लाल रंग भरा हुआ हो। वाकई में उस रुपये को जलने के बाद मेरे शरीर में जो एक तरह से डर का साया बैठा हुआ था, वो डर दूर हो चुका था। शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका था। तब मैं पूछा कि आखिर वो क्या बला थी, ये सब जो मेरे साथ में किया था। वो जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने ये बताया कि वो एक चुड़ैल थी। और चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पुरानी चुड़ैल थी। और उसके हॉस्पिटल में कुछ जरूर ना कुछ लेना देना है। और वो हॉस्पिटल से ही अपने शिकार को फंसाती है। चलो इस बात को भूल जाओ, अब तुम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत करो और आइंदा इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन मैं कहने लगा कि देखिए हमारा तो काम ही यही है, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अब किस तरह की सवारी मिलेगी, कब कहाँ मिलेगी, अब मैं किसको कैसे पहचानूंगा। और तब वो हंसते हुए कहने लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारे शरीर के पास में अब ऐसी कोई शक्ति आने की कोशिश भी नहीं करेगी और तुम निश्चित होकर अपना काम कर सकते हो। अब उस जो तांत्रिक बाबा ने मेरे ऊपर में ऐसा क्या किया था, मैं खुद ही नहीं जान पाया था। लेकिन वाकई में उनके इलाज के बाद मैं पूरी तरह से अब एक तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा था और अपने काम को सही ढंग से कर रहा था। हाँ, कुछ साल के बाद मैं ऑटो रिक्शा का काम छोड़ दिया था और मुझे एक कंपनी में जॉब मिल चुका था। और इसके बाद वो घटना आज भी मुझे अब अपनी आंखों के सामने नाचती रहती है। उस सुंदर से उस लड़की का चेहरा आज भी मेरे आंखों के सामने दिखाई पड़ता रहता है। तो आखिर वो मेरे साथ में ऐसा क्यों चाहती थी, क्यों ऐसा करना चाहती, मुझे मारना क्यों चाहती थी? जो कुछ उसने चाहा अब मैंने तो उसको दिया था, और बदले में मेरा वो जान क्यों लेना चाहती थी, उसका उद्देश्य क्या था, ये तो मैं
आज तक नहीं जान पाया था। और ना तो तांत्रिक बाबा इसके बारे में मुझे बताया, और ना वो सज्जन जो चाय की दुकान पर मुझे इस सब बातों का जानकारी दिया था, उन्होंने भी कोई खुलासा नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर, इसी टाइम में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।